सो नाउ वी आर स्टार्टिंग मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हो इस चैप्टर को। सम ऑफ अस कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी कुछ लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये सभी इस चैप्टर के नाम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग पुकार सकते हैं। सम ऑफ अस से मोशन इन वन डायमेंशन, सम ऑफ अस से वन डायमेंशनल मोशन, सम ऑफ अस से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। तुम लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम था मोशन एंड रेस्ट, पढ़ा था तुम लोगों ने। 9th क्लास का चैप्टर था, फिजिक्स में, CBSE में होता था वो, ICSE में किसी और नाम से होगा। सो नाउ व्हाट वी मीन बाय मोशन एंड व्हाट वी मीन बाय रेस्ट। क्या होगा मोशन का मतलब मयंक? सर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड स्पीड में या फिर सर मोशन मतलब अगर कोई भी अपना ऑब्जेक्ट कोई अपनी पाथ मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो वो मोशन होगा। और रेस्ट मतलब कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात, देखो मोशन या रेस्ट क्या होता है, एक साधारण भाषा में मैं बोलूँ, अगर 6ठी 7वीं क्लास की लैंग्वेज के हिसाब से बोलूँ, सो वी में से कि भैया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट इज मोशन, सिंस आई एम मूविंग सो इट इज मोशन, आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली सो आई एम एट रेस्ट, आई एम मूविंग सो दिस इज मोशन, एंड इफ आई एम एट स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस देन इट इज रेस्ट। ऐसा ही कुछ कहूँगा मैं, अरे ऐसा ही कुछ कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोशन या रेस्ट ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली, ये छोटी क्लास की डेफिनेशन थी। देखो जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। पोजीशन में चेंज आया तो वो मोशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं मुझे बताओ, आई एम स्टैंडिंग हियर, सो मेरी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो मैं काहे में हूँ? रेस्ट में हूँ। भाई तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, सर आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो तुम काहे में हो? मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ। तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं काहे में हूँ? रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर हमें मून पे से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, अगर somebody is observing us from moon, then what does he say? We are in motion. Why? मतलब अर्थ रोटेट कर रही है तो रिवॉल्व भी कर रही है, तो उसके लिए हम लोग मोशन। बहुत अच्छी बात है। बिकॉज दैट मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन मून, उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसलिए हम काहे में हैं? मोशन में हैं। तो एक बात तुम्हें ध्यान देने वाली है कि मोशन या रेस्ट जो है वो कोई एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो तुम रेस्ट में ही हो, ऐसा नहीं है। तुम मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, लेकिन मून के रिस्पेक्ट में क्या दिव्यांशु? पहले समझो, मैं लिखाऊंगा सब कुछ। मून पे खड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हम दोनों काहे में हैं? मोशन में। मेरे रिस्पेक्ट में आप, आपके रिस्पेक्ट में मैं, लेकिन मून पे खड़े व्यक्ति के रिस्पेक्ट में क्या है? और हम बोलते हैं भैया तू मूव कर रहा है। मून पे जो बंदा है जिसको हम देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? वो मूव कर रहा है। बोलो गलत बोल रहा हूँ मैं? शुरुआत में से एक फाइट चली थी बहुत ज़्यादा कि सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। आपको पता हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों की कहानियाँ पढ़ने में कई लोगों को बड़ा दिलचस्पी होती है, बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैं हार्डकोर क्या है, जब मैं तैयारी, मुझे मालूम है जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे प्रिसाइजली वही चीज़ पढ़नी है जो मेरे काम की है, उससे मार्क्स नहीं मिलने, पर वो स्टोरी सुनने में आपको मज़ा आता है। तो मैं वो स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ कि वो पहले टाइम पे क्या था, लोगों ने क्या बोला कि सन भैया अर्थ का मूवमेंट करता है। लेकिन एक पागल आया, उस पागल के माता पिता ने उसका नाम रखा था गैलीलियो। उस गैलीलियो ने बोला नहीं, सन मूव नहीं करता, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है। बोले कैसी बात कर रहा है, देख सन अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद देखिए वहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा वहाँ। तो कौन मूव कर रहा है? बोले सन मूव कर रहा है। ऐसे ही लोगों ने बोला था अर्थ फ्लैट है। बोले अगर ऐसा सर्कुलर होती तो गिर जाता आदमी, राउंड शेप की होती तो आदमी कहीं ना कहीं चलते चलते क्या होता? गिर जाता।
तो गैलीलियो ने सब बातों को मना किया था। जैसे आज की डेट में अपने को क्या होता है कि आज की डेट में अपन जैसे धर्म की चीज़ों को बहुत लेके चला करते हैं, वहाँ पर उस समय भी चलते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू गलत बोल रहा भैया, तू सब माफ़ी मांग। वहाँ का जो भी फादर थे चर्च के, फादर बोल रहे हैं, बोले जो फादर ने बोल दिया वो ट्रुथ है, तो बोले तू माफ़ी मांग। उसने माफ़ी मांगने से मना कर दिया कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो लोगों ने उसको मारा। ठीक है भैया, तो वही वाली बात हो रही है कि मैं बोल रहा हूँ मून पे खड़ा व्यक्ति मूव कर रहा है, और वो बोलता है हट, मैं नहीं मूव कर रहा, मैं देख मैं खड़ा हूँ, तू मूव कर रहा है। तो मोशन या रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो रिलेटिव टर्म है। मोशन या रेस्ट जो है वो कौन सा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to time, with respect to time and with respect to some frame, फ्रेम क्या होती है? फ्रेम जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे मेरी फ्रेम क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी फ्रेम है। आपका फ्रेम क्या है? जहाँ पे आप खड़े हो वो आपकी फ्रेम है। जहाँ कहीं से मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते होते फ्रेम। जहाँ कहीं से आप स्टडी करते हो उसे आप क्या कहा करते हो? फ्रेम कहते हो। मोस्टली हम लोगों की फ्रेम क्या होती है? मोस्टली हम लोगों की फ्रेम होती है पूरी अर्थ पे ही हम लोग हैं। सो वी पीपल आर ह्यूमन बींग्स, so naturally we are doing every kind of measurement, every kind of that kind of study we are doing from the earth itself. So that is our frame, which is commonly known as frame of reference. क्या बोलते हैं इसे हम? frame of reference, which is abbreviated as FOR. जैसे हम क्या एब्रिविएशन देते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसकी? FOR। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आ रही है बात? तो अगर कभी किसी बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ में किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो वो बॉडी कहलाती है मोशन में। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आता तो इसका बिल्कुल विपरीत वो क्या कहलाती है? रेस्ट में। समझ में आया? क्या है मोशन? चेंज इन पोजीशन। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो फिर वो क्या कहलाएगी? रेस्ट में। जिस समय मैं समझा रहा हूँ उस समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझने पर ध्यान देना है। एंड व्हेन आई स्टार्ट, आपको जब मैं डिक्टेट कराना शुरू करूँ या आपको बोलूँ कि हाँ आप कॉपी करो, उस समय आप कॉपी करेंगे। पहले आप अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। अंडरस्टैंडिंग बन गई तो चीज़ें अपने आप बहुत फास्ट होंगी। यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि तुम्हें बहुत सारे टीचर्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे टीचर से अलग अलग इंडिविजुअल आपको ट्यूनिंग जमाना पड़ती है। यहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग मिलने वाले हैं जिनसे आपको ट्यूनिंग जमानी है। तो ट्यूनिंग आपकी इजीली जम जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? तो अगर चेंज इन पोजीशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में। और जहाँ से तुम स्टडी करते हो उसे क्या बोलते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पोजीशन में चेंज नहीं आता तो वो क्या? मैं बहुत साधारण, सिंपल, बहुत सरल सी अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में परिभाषाएं, डेफिनेशंस लिखवाता हूँ। अंडरस्टूड? करिए। हुआ? तो अगर पोजीशन में चेंज आया है तो फिर वो क्या कहलाएगा? मोशन। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में। बोलो। सो व्हाट वी मीन बाय मोशन? चेंज इन पोजीशन। व्हाट वी मीन बाय मोशन? रेस्ट? चेंज इन, नो चेंज इन पोजीशन। ठीक है? अरे कहो ना। कहने में, खाने में और बोलने के मामले में शर्म मत करना बिल्कुल भी। ठीक है? बेशरम होकर बैठना मेरे सामने, मैं भी तुम्हारे सामने बिल्कुल बेशरम रहूँगा। ठीक है बेटा? पर 3 चीज़ों के मामले में मैंने बोला है, खाने और पूछने और बोलने के मामले में, विदाउट एनी टेंशन। हाँ बोला सर। मोस्टली हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ ही होती है। अभी जैसे मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है भैया? ये एक बंदा है ए। ठीक? अच्छा लगा? कैसा है बंदा? बढ़िया है। चलो, यहाँ ये है बस। कौन है ये? बस है। ठीक है भैया? इससे अच्छी ड्राइंग तो तुम बोले हम नर्सरी में कर लेते हो सर, आप जो अभी कर रहे हो।
और मैं ऐसे ही करता हूँ भैया, तुमको मेरी ड्राइंग झेलनी पड़ेगी। चलो, तो यहाँ ये बंदा ए है और ये दोनों बंदे बी और सी काहे में हैं, बस में बैठे हैं और बस जा रही है यहाँ पर, बस इज़ मूविंग लाइक दिस। ठीक है, लल्लू सी बातें, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से मैं शुरू करता होता हूँ। आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल एंड व्हेन एवर यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू इमीडिएटली आस्क मी। चलो, अभी मैं अगर तुमसे पूछूं कि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, मोशन में होगा, मोशन में होगा, बोलो होगा कि नहीं। अच्छा, और मोशन में जो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा वो मोशन में होगा और किस तरफ होगा, राइट साइड, राइट वर्ड्स, इज इट करेक्ट। सो बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड इट्स डायरेक्शन इज राइट वर्ड्स, करेक्ट। से समझ में आया, वेल एंड गुड। तो ये तो हमने बात करी बी की। अभी मुझे एक बात बताइए, इफ आई टॉक अबाउट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सी क्या है ए के रिस्पेक्ट में, मोशन में है? सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन दैट डायरेक्शन इज राइटवर्ड्स। एम आई करेक्ट? वेल एंड गुड। चलो, अभी मेरे को बताओ, ये हो गया, हो गया। अभी मैं तुमसे पूछूं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बस में बैठा हुआ व्यक्ति ए को काय में पाएगा, मोशन। हम तो समझेंगे वो अरे सड़क पे खड़ा है वो तो रेस्ट में नहीं है, वो सड़क पे खड़े बंदे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो बी क्या बोल रहा है, तेरी पोजीशन तो मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। नहीं आ समझ में, बस में आई एम सिटिंग इन बस, तो एक को क्या पाओगे, एक को अपनी जगह उसी जगह पे पाओगे क्या तुम, एक की पोजीशन लगातार क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो क्या होगा ये, और मोशन कैसा, लेफ्टवर्ड्स। एम आई करेक्ट? इफ यू हैव एनी डाउट इमीडिएटली यू आर देयर टू आस्क। चलो, इफ आई टॉक अबाउट, अभी मैं बात करता हूँ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, बताइए मोशन में है या नहीं है। सी जो बस में बैठा हुआ है वो ए को क्या पाएगा, मोशन में, किस तरफ, मोशन में पाएगा, लेफ्टवर्ड्स। एम आई करेक्ट? वेल एंड गुड। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अभी ये रहा आपके पास। अब आपको क्या करना है, अभी हमने इनकी पोजीशन निकाल दी, चलिए इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। अभी मेरे को बताइए, जो 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 तुम्हारे पास में बी है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है। बी और सी तो आमने सामने बैठे हैं, तो बी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू सी काहे में होगा, रेस्ट में होगा, और सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, रेस्ट में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोशन और रेस्ट का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस समझ में आया? समझ में आया? तो कब कोई बॉडी रेस्ट में है और कब कोई बॉडी मूविंग है, क्लियर है? दिस इज द बस विच वाज मूविंग अलॉन्ग दिस पाथ। तो हमने ए ने खड़े होकर क्या देखा, अरे बी तो दूर जा रहा है, अरे सी तो दूर जा रहा है। तो ए ने बोला बी और सी को क्या रिपोर्ट किया, यू बोथ आर मूविंग इन व्हाट डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू मी, राइटवर्ड्स। इज इट ओके? एंड व्हेन बी ऑब्जर्व ए, देन ही सेज you are moving backward, you are moving leftwards, since you are getting departed away from me. Say, and likewise what does C report about A? Same leftwards. बोलो। और B और C ने एक दूसरे को क्या पाया, रेस्ट में पाया। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, जो मोशन या रेस्ट है ये ऐसी कोई परम सत्य वाली बात नहीं है। परम सत्य मतलब बिल्कुल जिसको बोला शाश्वत सत्य हो गया कि बिल्कुल जो है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही है, डिपेंड करेगा। सेम बॉडी, वही बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन वही बी
सी के रिस्पेक्ट में काहे में, रेस्ट में है। बोलो ना, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बी ए के रिस्पेक्ट में काहे में है, लेकिन बी सी के रिस्पेक्ट में काहे में है। तो मोशन या रेस्ट जो है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। वही ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काहे में है, रेस्ट में है। कहो, अंडरस्टूड? सो लिखिएगा, मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। Motion and rest are not absolute terms. They are actually relative terms. Motion and rest are not absolute terms. They are actually relative terms. Motion and rest are not absolute terms, they are actually relative terms. लिख लिया? ये कौन से टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। सेम ऑब्जेक्ट मोशन में और रेस्ट में हो सकता है। बोलिए, एब्सोल्यूट मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो गया वो, समझ रहे हैं मेरी बात को? सो सेम ऑब्जेक्ट एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में और दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है। सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एंड रेस्ट। सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एंड रेस्ट। Same object can be in motion and rest with respect to different frames simultaneously. With respect to different frames simultaneously. वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है। वही ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में भी हो सकता है और काहे में हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। सेम ऑब्जेक्ट एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में है और दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। इट कैन आल्सो हैपन। बोलो, क्लियर? बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई? लेकिन अब एक बात तो कन्फर्म है भाई, ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन हो सकता है ए सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। ऐसा हो सकता है बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है लेकिन सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ऐसा दिखा कि नहीं दिखा तुम्हारे को? अब ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, आगे बात सुनना। एक बात और कंफर्म है कि अगर ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो फिर बी मोशन में ही होगा। अगर ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो बी ए के रिस्पेक्ट में काहे में होगा, मोशन में ही होगा, रेस्ट में नहीं हो सकता। और अगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बी ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और बी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। इज दैट पॉसिबल? दिमाग लगाना फिर जवाब देना, ऐसे डायरेक्टली जवाब नहीं दोगे कभी भी, ठीक है? क्योंकि देखो, तुम एक बात बता दो, जिस परीक्षा की तुम तैयारी करने जा रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एक चीज़ से हम जैसे क्रिकेट खेलने जाते तो खाली बल्ला चलाना जानते हैं तो टीम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो चलते हैं, लगते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर होता है वो होता है आपकी अप्रोच। आपकी अप्रोच कैसी है? समझ रहे हो मेरी बात को?
योर अप्रोच मैटर्स अ लॉट. हाउ डू यू अप्रोच एक्चुअली टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, अभी धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि अभी तुम सिर्फ शुरुआत कर रहे हो. अभी तुम देखो आगे चल के तुमको बहुत सारी चीज़ें और जानना को मिलेगी. तो यहाँ हमें देखा, क्या हमने देखा कि ए बी के रिस्पेक्ट में अगर मोशन में है तो पक्की बात है बी भी ए के रिस्पेक्ट में कायम होगा. और अगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बी, इफ़ ए, लाइन चेंज करके लिखिए, इफ़ ए इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, if A is in motion with respect to B, then surely if A is in motion with respect to B, then surely B is also in motion with respect to A. If A is in motion with respect to B, then surely B is also in motion with respect to A. और इसका उल्टा भी होगा क्या? अगर A B के रिस्पेक्ट में काहे में है तो B भी A के रिस्पेक्ट में काहे में होगा? विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट से. ठीक है, अगर A B के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो सर बी भी ए के रिस्पेक्ट में मोशन में ही होगा सर. अगर ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बी भी ए के रिस्पेक्ट में काहे में होगा? रेस्ट में ही होगा. यहाँ तक की कहानी कथा समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स है क्या? कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? नहीं है. हाँ, समझ में आ गया उसके लिए यस ना. ठीक है, क्लियर, बोलिए. वेल एंड गुड. आगे सुनो. अब ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ए पर था, और कहाँ पर पहुँचा? बी पर पहुँचा. कोई ऑब्जेक्ट पहले ए पर था फिर बी पर पहुँचा. अभी ए से बी तक वो ऐसे ऐसे आया, तो उसने जो भी पाथ चला वो पाथ की लेंथ को क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस. वट एवर पाथ ही हैज ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड क्या कहलाएगा? डिस्टेंस. लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल जो है वो डिस्टेंस कहलाएगी. बोलो. ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल जो है वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस, है ना. अब मेरी बात सुनो, मैं इसमें लगे हाथ और तुम्हें बताऊं. अभी जैसे ए से बी तक तुम ऐसे गए, ए से बी तक तुम ऐसे भी जा सकते. ये भी क्या है? डिस्टेंस है ना. मैं मान लो ऐसे गया, डिस्टेंस है. बोलिए. मैं मान लो ऐसे गया, क्या है ये? डिस्टेंस है. अंडरस्टूड? जो भी आपने पाथ चला उस पाथ की लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस. लिखो, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज नोन एज डिस्टेंस. लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज नोन एज डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? जो भी पाथ चला है आपने उस पाथ की लेंथ को बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया था? अब जो बड़े बुजुर्ग नाम दे के गए थे तुम भी वही नाम देना, तुम चेंज मत कर देना, नाराज हो जाते हैं वरना वो. ठीक है, तो ये पाथ की जो लेंथ है, इस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. और अब ये जो आपके पास में है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट गैप है, लीस्ट गैप है, लीनियर गैप है, अलग अलग टर्म्स होते हैं. देखो क्या होता है, हमको टर्म्स सिनोनिम्स भी यहाँ पे जानना जरूरी होता है, साइंटिफिक सिनोनिम्स. जैसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जानते हो, वैसे यहाँ पर हमको भी सिनोनिम्स के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें वो ऐसा टर्म दे देते हैं जो हमने पढ़ा नहीं होता, तो हम फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया. तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो शॉर्टेस्ट गैप है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं उसे हम? व्हाट वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट गैप. बहुत बढ़िया.
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है, जो लीनियर गैप है, जो मिनिमम गैप है, दैट मिनिमम और शॉर्टेस्ट गैप वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट और लीनियर और मिनिमम गैप, शॉर्टेस्ट और लीस्ट और मिनिमम गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Shortest or minimum or linear gap between initial and final position is known as displacement. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझो पहले आराम से वन बाय वन। देखो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या हो गया? सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो गया। व्हाट वी मीन बाय डिस्टेंस? सर शॉर्टेस्ट और लीनियर गैप बिटवीन इनिशियल। डिस्टेंस व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। बोलो, ठीक है? अरे कहो ना, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहो। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन हो गया, वो तुम वन बाय वन खुद से लिखोगे अभी वापस से, समझ गए? और अब आगे आते हैं हम, दूसरी चीज समझना, ये तो हो गया ये। और जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कहो, इट इज कांस्टेंट। बोलो ना, वो फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, और वो क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी यस यस उस पर आ रहे हैं। देखो ये क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन पाथ चूजन। तुमने कौन सा पाथ चुना है उस पर यह डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा तुमने कौन सा पाथ चुना है। और ये क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इससे फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन। क्या यहां पर पाथ मायने रखेगा? बोलो ना यार, तुम बोलते नहीं हो यार, शर्माना मत। तो मैंने बोला ये क्या है? ये पाथ पर डिपेंड करेगा और ये पाथ पर डिपेंड। भाई तुमसे मैं अगर पूछूं कि ये वाले पाथ की डिस्टेंस क्या है, तो सर इसकी लेंथ। लेकिन इस पाथ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो तो यही वाली है। मैं बोलूँ ये वाले पाथ पर डिस्टेंस क्या, तो इसकी लेंथ। लेकिन मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट तो क्या, तो वो तो यही वाली लेंथ है। बोलो होगी या नहीं? दैट विल रिमेन सेम एवरी टाइम। कहो कहो। तो ये पाथ पर डिपेंड करेगी, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। अगली बात, सो इसकी जो वैल्यू है, इट हैज infinite many values. It has infinite many values. और यहाँ पर यूनिक वैल्यू।
इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं आएंगी, इसमें केवल एक ही वैल्यू आएगी रे बाबा। बोलो। तुम्हारे पास में जो डिस्टेंस है उसमें अलग अलग पाथ में अलग अलग लेंथ आएंगी, अलग अलग लेंथ आएंगी तो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएंगी, और अलग अलग आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, जबकि सेकंड वाले केस में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 21 वैल्यूज आ रही है। ठीक है भैया, बोलो। पांचवा, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास में केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड, बट नॉट ठीक है, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड है बट नॉट डायरेक्शन। और ये कौन सी क्वांटिटी है? सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या? मैं पार्डन मी सर को तुम्हारा अंग्रेजी नहीं आती रे। अभी ठीक है, वेक्टर है। और यहाँ क्या होगा? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब जब आप बोल रहे हो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी? भाई इट हैज, हाँ बोलो। वो तो शॉर्टेस्ट गैप की लेंथ हो गई डायरेक्शन, वो मैग्नीट्यूड हो गया उसका। ठीक है, उसको मैं थोड़े आसान शब्दों में कहूँ तो डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन को हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम इट्स डायरेक्शन इज, सुनना, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। फॉर एग्जांपल इन दिस गिवन केस बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम, सो डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम ए टू बी। सपोज इन केस बॉडी मूव्स फ्रॉम बी टू ए, देन डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम बी टू ए। In this case body has moved from A to B, so direction must be from A to B. In case if body moves from B to A, the direction would be B to A. बोलो, अंडरस्टूड? ये नोट डाउन कीजिए। पहला डिफरेंस तो उनकी परिभाषा ही है, उनकी डेफिनेशन ही है। बोलो। It is a scalar quantity, so it has no direction. While when it comes to displacement, तो वो कौन सी क्वांटिटी है? उसकी डायरेक्शन भी है। बोलो, समझ गए? कहिए। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट सेम होगी। क्या होगी दोनों की यूनिट? दोनों की यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ऐसे कई सारी अलग अलग होती है। वन बाय वन हम इन सभी से हम देखते जाएंगे, इनको तो मालूम पड़ेगा। तो ये सारी इसकी क्या है? यूनिट्स हैं। बोलो। एक बात, दूसरी बात सुनना, if I want to establish a relation between displacement and distance, displacement और distance के बीच में एक relation अगर मैं निकालना चाहूँ, so one thing you can tell certainly, क्या? distance और displacement में बड़ा कौन होगा? distance और displacement में distance हमेशा बड़ी होगी और displacement क्या होगी? छोटी होगी। this would exceed this one, ये बड़ा होगा और ये क्या होगा? छोटा होगा।
होगा कि नहीं? क्योंकि तुम घूम फिर के जा रहे हो तो वो लेंथ बड़ी आएगी, और सीधे सीधे गए तो वो लेंथ कम आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होती है? छोटी होती है। ये कहना गलत है, हमेशा छोटी नहीं होती है, इसके बराबर भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन में गया तो वही डिस्टेंस हो गई और वही डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अगर तुम्हारे पास में क्या है, सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए? अगर सीधे सीधे गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए? लेकिन अगर कर्व्ड पाथ पे गए तो कौन बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक लाइन में भी जाना है और एक डायरेक्शन में भी जाना है तो इक्वल होंगे। बोलो, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर ना तुम्हारे को एक छठा डिफरेंस और बताता हूँ। छठा डिफरेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे पास में क्वांटिटी है, कौन सी? जो डिस्टेंस है वो हमेशा, सुनना, जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर एक कंप्लीट लूप चले, बॉडी जहाँ से चले थे घूम फिर के वापस से वहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। जहाँ से चले थे घूम फिर के वापस से वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। कहो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाइल डिस्प्लेसमेंट क्या है? कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। एक्चुअली आपने मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, सपोज यू हैव टेकन राइटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और बॉडी लेफ्ट में गई है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? अभी हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर है फिजिक्स में ही, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर बॉडी राइट में गई है, राइट डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है और बॉडी हैज ट्रेवल्ड लेफ्टवर्ड्स, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। से सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से, मैं दूसरी भाषा में मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। ठीक है भाई। आप एक तरीका ये है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। दूसरी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, वाइल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी। लिख लेना, लिख लेना, सातवां डिफरेंस बना के लिख लो इसको। क्या? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट में दे कैन बी, इट कैन बी। हाँ जी, दोनों की यूनिट देख ली हमने। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर या फिर क्या होता है? उससे कम होता है। लिख लो ये दोनों चीज़ें। कर लिया? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल कब होंगे? एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में चले। ठीक है, लिख लेना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ लाइन इन single direction only, when an object moves on a line in a direction only, when an object moves on a line in a direction only,
When an object moves on a line in a direction only, then distance and displacement are equal. When an object moves on a line in a direction only, then distance and displacement are equal. When an object moves on a line in a direction only, then distance and displacement are equal. Otherwise, distance exceeds displacement. Otherwise, distance exceeds displacement. जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में एक डायरेक्शन में चलेगा, जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में एक डायरेक्शन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे. अदरवाइज डिस्टेंस बड़ी होगी, अदरवाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, और अगर एक लाइन में नहीं चल रहा तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी. कहो क्या समझ में आया यहाँ तक? इस केस में फिर क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी वो बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा होगा. यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई सभी को? अगर एक लाइन में चल रहा है और वो भी एक डायरेक्शन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, और अगर एक लाइन में नहीं चल रहा, कैसा भी कर्व पाथ है, तो श्योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी. अंडरस्टूड? समझ गए? चलिए अब मैं बात करता हूँ स्पीड. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड के बारे में अब मैं बात करूँ. तो सुनिए स्पीड क्या है, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस तो कहना गलत होगा, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग के रेट को, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग के रेट को हम क्या बोला करते हैं, स्पीड. टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग के रेट को हम क्या बोलते होते हैं, स्पीड. अभी हम जैसे यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड जो है उसे ऐसा लिखते हैं. एवरेज स्पीड को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है. सुनना, जब भी कभी तुम क्या करते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को ना, तुम ऐसा लिखा हुआ पाते हो, ये ग्रेटर का साइन है, ये स्मॉलर का साइन है. जब तुमने ऐसा लिखा हुआ पाया तो इसका मतलब होगा एवरेज ले रहे हो. ये मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. व्हेन एवर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन सच टाइप ऑफ सिम्बल्स, विथ इन सच टाइप ऑफ सिम्बल्स, then it means that you are finding average value. And how do you determine average speed? Average speed is defined as how much net distance, आपने कितनी distance travel करी, distance traveled, और डिनोमिनेटर में क्या लिया आपने, टाइम टेकन. ये कहलाती है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस मैनर एज वेल. बोलो व्हाट वी मीन बाय एवरेज स्पीड, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, सुनाई नहीं दिया मुझको? एंड इसकी यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या, किलोमीटर पर आवर. समझ गए? या फिर क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर क्या, किलोमीटर पर सेकंड.
यस, हम में से कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आपको मीटर पर सेकंड में लेना है या किलोमीटर पर आवर में लेना है। ऐसा नहीं है, आप किलोमीटर पर सेकंड लीजिए, आप मीटर पर आवर लीजिए। किलोमीटर पर सेकंड में करते हैं, मीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं हम। जनरलाइज मैनर में क्या है, दीज आर द पॉपुलर वन, ये पॉपुलर वन है, तो इसलिए अपने को लगता है कि अच्छा यही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकता। कोई चींटी चल रही है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे। और शायद ऐसा भी ना लेते हुए, चींटी चल रही है तो हो सकता है अपन ऐसा भी ले लें, इस तरह से, सेंटीमीटर पर आवर, ये सेंटीमीटर पर मिनट। डिपेंड करेगा ना यार कौन सी बॉडी है, कितना स्पीड से। कोई स्लो होगी तो शायद हम इस तरह से काम करेंगे, हो सकता है हम ये भी ना करते हुए हम ये कर दें सेंटीमीटर पर आवर, दैट कैन आल्सो बी डन, कांट इट बी? ऑफ कोर्स। देखो डिस्टेंस की यूनिट तुम सेंटीमीटर लिखो, किलोमीटर लिखो, मिलीमीटर लिखो, नैनोमीटर लिखो, पिकोमीटर लिखो, फेम्टोमीटर लिखो, गीगामीटर लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा। फुट लिखो, हम लोग इंडिया में हैं इसलिए मीटर किलोमीटर वगैरह में काम करते हैं, यूएस में जाते तो फीट में काम करते हैं, माइल्स में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इट इज़ नॉट सर्टनली कि भैया आपको किलोमीटर में लिखना है या मीटर में लिखना है या सेंटीमीटर में लिखना है या मिलीमीटर में लिखना है। यू कैन राइट इन एनी मैनर। और टाइम को आप आर में लिखो, जरूरी है, सेकंड में लिखो, मिनट में लिखो, डे में लिखो, मंथ में लिखो, ईयर में लिखो, डेकेड में लिखो, बोलो ना, सेंचुरी में लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लिखना है वो मीटर में ही लिखना है। भाई ये दीज आर द पॉपुलर वन, बट डजंट मीन कि ये गलत हैं। सम ऑफ अस हैव नेवर सीन कि भैया सेंटीमीटर पर मिनट हो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप टाइम को काहे में भी लिखो, डिस्टेंस को काहे में भी लिखो। हाँ, आप डिस्टेंस को किलोग्राम में नहीं लिखोगे, टन में, क्विंटल में नहीं लिखोगे। बात भेजे में जा रही है नहीं जा रही है? तो वो जो है हम उसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, बस वो होना डिस्टेंस की यूनिट। डिस्टेंस मतलब एक लेंथ है जिसकी यूनिट ऐसी होना चाहिए। बोलो। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, एवरेज स्पीड। स्पीड क्या, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, बोलो। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे से बोला जाए वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, ये कहलाएगा वेलोसिटी। क्या कहलाएगी ये, वेलोसिटी। और यहाँ अगर हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी हो, हियर इफ आई एम देयर टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। और अपान में क्या, टाइम टेकन। तो ये तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या, ऊपर तुमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ, और डिनोमिनेटर में तुमने क्या लिखा, टाइम। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होंगी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट होंगी। बोलो होंगी कि नहीं, समझ गए? समझ गए? कर लिया? अच्छा, एक बात और तुम समझ सकते हो यहाँ पर इससे, क्या कि जो वेलोसिटी होगी, भाई अपन अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना चाहें, इफ़ आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, हेयर एट दिस, यहाँ पर मैंने स्पीड ली और यहाँ पर क्या ली मैंने, वेलोसिटी। तो इनमें डिफरेंस तुम लिख सकते हो वैसे के वैसे ही,
लिख सकते हो? पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास में जैसे डिफरेंसेस वहाँ पर थे, क्या क्या डिफरेंसेस थे, है ना? ये वेरिएबल होगा, ये फिक्स्ड होगा, ये पाथ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा। इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी यूनिक वैल्यू होगी। से ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगी? वही इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। सो कैन यू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस दोस टू? एंड व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट दोनों की सेम आएगी, बोलो ना यार। और यहाँ पर भी अपन में ये डिफरेंसेस तो अपन लिख सकते हैं। और दूसरी बात अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर भी वही पिक्चर आएगी कि जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। वेलोसिटी स्पीड के बराबर कब होगी? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में चलेगा, एक डायरेक्शन में चलेगा। बोलो, समझ गए? ठीक है, है ना? सो वो डिफरेंसेस सारे के सारे वैसे ही होंगे। डिफरेंसेस के लिए तुम लोग स्पेस छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। बोलो, सो दैट यू कैन राइट योर सेल्फ। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अरे उसका पेन लिया था क्या? दे दो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग an object is moving on a circle of radius 40 centimeter, of radius 5 centimeter. An object is moving on a circle of radius 5 centimeter. An object is moving on a circle of radius 5 centimeter. In 40 seconds it completes one circle. In 40 seconds it completes one circle. An object is moving on a circle of radius 5 centimeter. In 40 seconds it completes one circle. In 40 seconds it completes one circle. Find average speed, find its average speed and average velocity. Find its average speed and average velocity in time interval 2 minutes 20 seconds. Find its average speed and average velocity in time interval 2 minutes 20 seconds. In time interval 2 minutes 20 seconds. Find its average speed and average velocity in time interval 2 minutes 20 seconds. हुआ? देखो, ऑब्जेक्ट एक सर्कल में चल रहा है, एक सर्कल में जिसकी रेडियस कितनी है? इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, करेक्ट? अभी क्या कर रहा है? 40 सेकंड में, जैसे वो ए पर था, 40 सेकंड में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। चालीस सेकंड में इट कंप्लीट्स वन सर्कल। से देखो जरा दिमाग लगाओ, इन 40 सेकंड्स सर इट विल कंप्लीट वन सर्कल, इन नेक्स्ट 40 seconds it will complete another circle. So how many total seconds have been elapsed? 80. Now in third 40 seconds it will complete another circle. How many total seconds have been spent now? 120. टोटल जो ड्यूरेशन तुमको दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? टोटल ड्यूरेशन जो तुमको दे रखी थी वो दे रखी थी 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या? 2 × 60 + 20 कितना? 140 सेकेंड, करेक्ट? अब पहले 40 सेकंड में उसने एक सर्कल चला, अगले 40 सेकंड में उसने दूसरा सर्कल चला, 40 सेकंड में तीसरा। अभी कितने सेकंड बच गए? 20 सेकंड में वो कितना चल लेगा? आधा चल लेगा। एम आई करेक्ट?
एम आई करेक्ट और रॉन्ग? वेल एंड गुड, इतना चल लेगा। तो अब तुम जरा दिमाग लगाओ, तो डिस्टेंस कितनी चलाओ, डिस्टेंस कितनी चला? जब पहला सर्कल चला तो उसने कितना चला, 2 पाई आर। दूसरा सर्कल चला देन उसने अगेन कितना चला, तीसरा सर्कल चला तो उसने कितना चला, फिर से 2 पाई आर। एम आई करेक्ट? पहला सर्कल चला तो सरकमफेरेंस, दूसरा सर्कल फिर सरकमफेरेंस, तीसरे में फिर, और चौथे में आधा ही चला तो कितना चला? सो दिस इज नथिंग बट 7 पाई आर। 7 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, सॉल्विंग दिस विल गिव यू कितना, 110 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बोलो। ये डिस्टेंस आई है, अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? प्लेसमेंट आएगी आपकी 20 पाई आर, 2 आर। आफ्टर दिस ड्यूरेशन उसने आधा सर्कल और चला है, तो आधा सर्कल और चला है तो क्या हुआ, वो शुरुआत में कहाँ पर था सर? वो यहाँ पर था, और उतने टाइम के बाद वो कहाँ मिला मुझको? यहाँ पर मिला, एग्जैक्टली अपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा? इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको मिनिमम शॉर्टेस्ट गैप लेने का है ना? कौन सा गैप लेने का है? शॉर्टेस्ट गैप। समझ में आया कि नहीं? समझ गए? तो यहाँ आपके पास में क्या होगा, 40 सेकंड में उसने एक सर्कल चला, 40 सेकंड में दूसरा, 40 सेकंड में तीसरा, अभी हो गए 120 सेकंड। अभी उसके पास में कितने सेकंड और बच गए हैं? उसके पास में 20 सेकंड और बच गए हैं। बोलो। तो इस तरीके से ये रहा, यहाँ तक की कहानी आई। अभी डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? निकालो निकालो, करो। ठीक है, ये डिस्टेंस आई तो स्पीड क्या आएगी? स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है? तो ये कितना आ गया? 11/14 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो। ठीक है, अब तुम्हारे को क्या निकालनी है? वेलोसिटी। पर वेलोसिटी से पहले तुम्हारे को क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। r कितना कितना आ गया? 10। ये आ गया? बोलो। तो अब तुम्हारे पास में स्पीड वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, कर लिया था आप लोगों ने ये। आपको टोटल टाइम ही लेना है, ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट आखिरी वाले में चला है। वो टोटल टाइम लेना है, टोटल टाइम टेकन। समझ में आई बात? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे कहने का मतलब कि वो 40 में तो वापस वहीं आ गया था, 40 में वापस वहीं आ गया था, तो उनको क्यों काउंट कर रहे हैं? वो तीन पहले वाले 40 को क्यों काउंट किया? तुम यही कहना चाह रहे हो ना? मेरा कहने से एक 40 है, दूसरा 40, तीसरा 40, चौथा 20 है। तो हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल जैसे देते हैं, तो या तो इनको ऐड करें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें। तो नहीं, आप एवरेज टाइम ले रहे हो क्या? एवरेज टाइम कहाँ ले रहे हो? टोटल टाइम ले रहे हो ना बालक? टोटल टाइम कितना है? 140। एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एवरेज टाइम। व्हाई वी शैल डिटरमाइन दैट? नहीं आ समझ में? ठीक है, टोटल टाइम से ही अपने को डिवाइड करने का है। क्लियर जी? अभी हमें ये हमने क्या निकाली थी? स्पीड निकाली थी। अभी क्या निकाली हमने? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया यहाँ तक? है ना? एक प्रॉब्लम लिखो। हाँ, a body travels with speed
18 किलोमीटर पर आवर for 40 minutes. A body travels with speed 18 km per hour for 40 minutes and 27 km per hour for 20 minutes. A body travels with this speed for this duration and with this speed for this duration. लिख लिया? Find average speed. Find average speed. देखो ये 40 मिनट जो लिखा है, पहले इसको काय में चेंज करना पड़ेगा? आवर्स में. 2/3 आवर्स. ऐसे ही है 20 मिनट. हाउ मैनी आवर्स? चलेगा वो भी. हाँ, फिर आंसर भी उससे मीटर पर सेकंड में आएगा. चलो सुनो मेरी बात. यह है तुम्हारे पास. अभी स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. बोलो होता है कि नहीं? तो इस बेसिस पर व्हाट डू यू कंक्लूड कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई विथ टाइम. बोलो है. अब पहली बार की डिस्टेंस 1 क्या होगी? अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है. अब यहाँ इस जर्नी को 2 पार्ट्स में तुम ब्रेक कर रहे हो. यू आर ब्रेकिंग दिस जर्नी इन 2 पार्ट्स. करेक्ट? पहली जर्नी में क्या है? पहली जर्नी में इट ट्रैवल्ड विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? फॉर 2/3 आवर. बोलो. और इस वाली जर्नी में क्या हुआ? 27 किलोमीटर पर आवर फॉर. तो अब यहाँ आपके पास में क्या है? अब आपके पास में यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस 1 क्या होगी? डिस्टेंस 1 क्या होगी? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम. तो पहली बार की स्पीड 18 थी और टाइम 2/3 था. कितना आया? 12 किलोमीटर. एम आई करेक्ट? और सेकंड बार की डिस्टेंस क्या है? 27 इंटू 1/3. टोटल टाइम होगा 1 आवर और डिस्टेंस होगी हमारी 9 + 12 21. टन. ये हमारे पास में है. ये पहली वाली डिस्टेंस और फिर कौन सी? दूसरी वाली डिस्टेंस. ठीक है, कर लो. हाँ, ये हो गया. तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस 1 है ना. अब टोटल डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2. कितनी आ गई वो? हाँ ना, ये पहला था 19, दूसरा 12 और ये हाउ मच यू गेट? 21 किलोमीटर. ठीक है. और दूसरा क्या? टोटल टाइम 20 + 40 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना? 1 आवर. बोलो. सो एवरेज स्पीड क्या होगी?
total distance or total time. So how much you get? 21 किलोमीटर पर आवर. बोलिए, ठीक है. तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड करेंगे? टोटल टाइम से. टोटल डिस्टेंस वी हैव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसे ही करना होगा हमको. जो भी टोटल डिस्टेंस चला है उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देने का है. बोलो, क्लियर?